हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर। साथ ही तो ये है दोस्तों डेपिक्सोन 12.5 सीआर टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवा किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग है और इसके उपयोग से क्या फायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, कैसे ये दवा काम करती है। तो इस वीडियो से आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है डेपिक्सोन 12.5 सीआर टैबलेट्स के बारे में। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। अब एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होती है उनका इस्तेमाल होता है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए और एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, यानी कि जो दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं उनको सही करने के लिए, उनके सिम्टम्स को दूर करने के लिए। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके उपयोगों के बारे में, यानी कि यूजेस के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है और आज के टाइम में तो पता नहीं क्यों लोग जो है ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो डिप्रेशन के चलते बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं और इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उदासी महसूस होना, पीड़ा महसूस होना, दुख महसूस होना और इच्छा मर जाना। ये जो है समझ लीजिए कि जब डिप्रेशन काफ़ी एडवांस्ड हो जाता है तो ऐसे में ऐसी समस्या आने लगती है। कोई इच्छा नहीं रह जाती है, जीवन बेरंग लगने लगता है, किसी काम में मन ना लगना, जो रुचियां होती हैं उनका दूर हो जाना, मोटिवेशन का ख़त्म हो जाना, मतलब कोई प्रेरणा ना हो जीवन के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा जो है उदास और बहुत ही बेकार मूड होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मरीज़ होता है उसको ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा है ही नहीं और कोई मकसद, कोई मतलब नहीं नज़र आता है। तो ऐसे में उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, मरने का मन करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो अगर किसी को भी इस तरह की परेशानी हो तो एक बार साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको लेता हूँ। तो आपको किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना हो, कुछ भी करना हो, आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है, नहीं तो आपको फ़ायदे करने के बजाय नुकसान पहुंचाने लगेगी, क्योंकि आपको क्या परेशानी है और आप जो क्या दवा ले रहे हैं वो आप जानते तो है नहीं। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हम इस चैनल पर सिर्फ दवाओं के बारे में जानकारी देते हैं, हम किसी दवा के इस्तेमाल को लेकर के सलाह नहीं देते हैं। तो आप ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह की दवा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको जानकारी होती नहीं है और जानकारी के अभाव के चलते ना वो पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, मतलब उल्टी सीधी दवाएं भी लेने लगते हैं और कभी को जो है अपनी डोज दोहरा देते हैं, क्योंकि वो सब दवाओं के बारे में जानते तो है नहीं कि हम कौन सी दवा ले रहे हैं, कैसे लेना है। तो और वो डॉक्टर के यहाँ पे इतनी जानकारी लेने के लिए तो बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने सोचा कि हम जो इन सब के बारे में आपको बताते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी दवाएं चलती हैं डिप्रेशन वगैरह में या फिर एंग्जाइटी वगैरह में, या जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती है या फिर अलग अलग बीमारियों में, ताकि लोग दवा इस्तेमाल भी करें तो उनको पता लगे कि हाँ उनकी कौन सी दवा चल रही है, उसको कैसे जो है इस्तेमाल करना है। कहीं डॉक्टर ने कुछ बताया है तो हम उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डॉक्टर बताते हैं उसको भी सही से समझ नहीं पाते, इसलिए ये वीडियो हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना हो डॉक्टर से सलाह लेना है। जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन वही आपको लेना है, अपनी मर्जी से किसी तरह की दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी कि डिप्रेशन के इलाज में, यानी कि अवसाद के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है एंग्जाइटी को हम अपनी आम भाषा में चिंता विकार कहते हैं, यानी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिंता होती है, डर लगने लगता है। तो मतलब यह है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के चलते घबराहट, चिंता, बेचैनी, डर लगना, बहुत ही ज़्यादा तनाव महसूस करना, ये कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, बिना वजह, मतलब कोई वजह भी नहीं होती है, कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा भी नहीं होती है कि जिसके चलते हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाए या फिर हमें डर लगे या फिर घबराहट हो या फिर बेचैनी हो या फिर तनाव होने लगे। कुछ ऐसा होता नहीं है, अचानक से ये होने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फिर एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इशू चल रहा है। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में होता ये है, मैं आपको कुछ इसके सिम्टम्स बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको पहचान सकें और अपना जो है पहले तो डायग्नोसिस कराएं, उसकी जांच कराएं। जांच वो साइकाइट्रिस्ट करते हैं, कोई जो है लैब में नहीं होती जांच। तो उसके बाद आपको दवा लेना है, वो डॉक्टर आपको देते हैं। सिम्टम्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि अचानक से चिंता होने लगना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है पूरे ख्याल आने लगना कि कुछ हो जाने का डर, कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कि किसी को मरने का डर लगने लगता है, किसी को किसी तरह का फोबिया पैदा होने लगता है, किसी को जो है हार्ट अटैक आने का खतरा लगने लगता है, मतलब कुछ भी। और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है क्योंकि डिजिटल युग है एकदम। आजकल अंधाधुंध मोबाइल और पता नहीं कौन कौन से डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, डर रहे हैं, यही काम चल रहा है। या फिर जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं या बहुत जो है प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है,
तो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अब इससे क्या होता है, दिमाग में हलचल मचता है और दिमाग शांत नहीं हो पाता। जब दिमाग शांत नहीं होता है तो चिंता, घबराहट, बेचैनी, तनाव, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पसीने आना, नींद ना आना, चलने फिरने में कपकपी होना, कंपन होना, और भी बहुत तरह के इसमें जो है सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसके कुछ सिम्टम्स बताए हैं, और भी इसके काफ़ी लंबे चौड़े सिम्टम्स हो सकते हैं। अब एक ही वीडियो के अंदर हम कितनी जानकारी दे सकते हैं, हमने काफ़ी सारे इस तरह के वीडियोस बना रखे हैं, वो देख लीजिएगा। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज में भी दवा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है एंग्जाइटी रिलेटेड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस में, मतलब कि दूसरी मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चिंता विकार से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का तो लक्षण है बहुत ही ज़्यादा पैनिक होना, मतलब कि घबराहट होना, बहुत ही ज़्यादा डर लगना, और इसमें जो है एकदम जान निकाल देने वाला डर होता है, बहुत ज़्यादा कपकपी, बेचैनी, घबराहट और पसीना आना तेज़ तेज़, और दिल की धड़कन का एकदम तेज़ हो जाना, धक धक एकदम जो है दिल की धड़कन का सुनाई देना। कितने लोग बैठ जाते हैं, कितने लोग गिरने लगते हैं, कितने लोगों को बेहोशी होने लगती है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन लगता ज़रूर है। तो बैठ जाते हैं, डर जाते हैं और दुबक जाते हैं। तो खैर ये पैनिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। अब पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पैनिक डिसऑर्डर को भी ठीक करने में ये दवा मदद करती है, मतलब उनके सिम्टम्स को खत्म करती है। तो धीरे धीरे मरीज की हालत सुधरती है, और फिर मरीज अगर अच्छे से अपना ख्याल रखे तो फिर धीरे धीरे जो सही हो जाएगा मरीज। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, जिसको कि ओसीडी कहा जाता है। ओसीडी में भी वही डर, चिंता, घबराहट, बेचैनी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अगर मैं ये ना करूँ तो ऐसा हो जाएगा, वो ना करूँ तो ऐसा हो जाएगा, या फिर मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है, मैं इसको बराबर करूँ, बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं होगा तो जो है परेशानी होगी, चिंता होगी, घबराहट होगी। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को जो है कि वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, मतलब सफाई चाहिए तो एकदम सफाई चाहिए है, या फिर एकदम बराबर अगर कोई सामान रखना हो, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर हाथ धोना है तो हाथ एकदम साफ होने चाहिए, बिल्कुल एक भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म, कोई भी वायरस ना बचने पाए। तो शक के चलते बार बार धुलेंगे, बार बार धुलेंगे, तो ये भी एक तरह का डर ही होता है, मन में डर बैठा होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको कि लोग शक की बीमारी भी कहते हैं, या फिर जो है एक तरह का पागलपन भी कहते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं इसको सही करूँ कि नहीं, ये इस तरह से सही आ रहा है, फिर मुझे लगे नहीं ये भी सही नहीं हुआ, इस तरह से। अब मेरा फोकस, मेरा ध्यान ज़्यादातर इसी पे है। कहीं पे भी मैं जाऊँ, अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया और मैं कहीं पे चला गया, तो मेरा ध्यान फोकस इसी पे रहेगा। एक डर बैठा रहेगा, यार सही नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो इसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिम्टम को ये दवा दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर जो दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके चलते बहुत बार ऐसा होता है कि इंसोम्निया जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, यानी नींद ना आना, नींद का पूरा ना होना, नींद का बीच बीच में टूट जाना, नींद का अच्छे से ना आना, पक्की नींद, पूरी नींद, गहरी नींद का ना होना। तो इसके चलते बहुत परेशानी होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इसमें भी फ़ायदे पहुंचाती है। कैसे फ़ायदे पहुंचाएगी वो अभी आप लोग आगे चल करके जानने वाले हैं। तो फिलहाल हम इसके उपयोगों के बारे में तो जान ही चुके हैं, अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब ये दवा काम करेगी, काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ 1-2 हफ्ते धीरे धीरे करके जो ये दवा जो है काम करती है। 1-2 हफ्ते आपको टाइम देना पड़ता है। फिर जब ये दवा काम करने लग जाएगी ना, तो इससे क्या होगा, डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो या फिर ओसीडी हो या फिर कोई और मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि एंग्जाइटी से रिलेटेड हो, अब चाहे एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्यों ना हो, उसमें पैनिक डिसऑर्डर ही क्यों ना हो, तो इनके जो लक्षण होते हैं, जिनसे कि बहुत ज़्यादा मरीज़ परेशान रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ की जो ज़िंदगी होती है वो ख़राब हो जाती है, काम अच्छे से नहीं हो पाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर इससे जुड़ी हुई जो दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, उनके चलते काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है, अच्छे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों में अच्छे से जा नहीं पाते हैं, तो सोशली ख़राब हो जाते हैं, सोशल लाइफ भी ख़राब होती है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ता है, घर में, परिवार में अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर अपनी परेशानी नहीं बता पाते हैं, या फिर उनसे भी अच्छे से मतलब कि इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अकेले अलग थलग रहते हैं, परेशानी झेलते रहते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी यही हाल होता है कि काम पे ध्यान नहीं रहता, फोकस नहीं रहता है, और काम अच्छे से नहीं हो पाता है, और वो अपनी परेशानी फिर कैसे बताए दूसरों को, तो उससे जो है बहुत परेशानी होती है, दिक्कत पैदा होती है, काम खराब होता है, काम बिगड़ता है। इसके अलावा जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग पाता है, करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परेशान ही रहते हैं वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी के चलते। तो इसके इस्तेमाल से जब डिप्रेशन के लक्षण दूर होंगे
और एंग्जाइटी के लक्षण दूर होंगे, और एंग्जाइटी रिलेटेड दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो होती हैं उनके जब लक्षण दूर होंगे तो ऐसे में आराम मिलेगा, रिलीफ महसूस होगा, सुकून महसूस होगा। तो इससे जीवन में सुधार पैदा होगा, लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। इससे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है वो अच्छी होगी, बेहतर से बेहतर होती रहेगी, अच्छे से काम कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, पर्सनल लाइफ में भी सुधार पैदा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल बेहतर हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी सुधार पैदा होगा, या फिर जो बेचारे करियर अपना बना रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको उसमें मदद मिलेगी। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। और जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो, इनका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनको इलाज करके दूर करना चाहिए है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और अब बात कर लेते हैं सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये दवा अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अगर आपके साइकियाट्रिस्ट ने या फिर आपके फिजिशियन ने आपको ये प्रिस्क्राइब किया है तभी आपको लेना है। दूसरे ये कि आपको ये दवा अपनी मर्जी से बंद भी नहीं करना है कि आपको लगे कि आपके सिम्टम्स दूर हो गए, अब तो आप ठीक हो गए हैं तो बंद कर देते हैं दवा, तो ऐसे आपको नहीं करना है। उससे आपके सिम्टम्स वापस आ सकते हैं और ख़राब हो सकती है आपकी कंडीशन। तो ये डॉक्टर बंद कराते हैं, ये साइकियाट्रिस्ट बंद कराते हैं, तो उनका एक तरीका होता है कि इसकी डोज को वो धीरे धीरे हल्की करते जाते हैं। तो ये आप खुद से नहीं कर पाएंगे, वो डॉक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट ही आपको सलाह दे सकते हैं और आपकी कंडीशन के हिसाब से वो देखते हैं कि कैसे कम करना चाहिए। इसके अलावा आप ये दवा रोज़ाना एक ही टाइम पर लें ताकि ये दवा आपके शरीर में बराबर मात्रा में मौजूद रहे और आपको अच्छे से फ़ायदे पहुंचा सके। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो तो आप अपने डॉक्टर को उस बीमारी के बारे में, या कई सारी बीमारियां हैं तो उन बीमारियों के बारे में ज़रूर से अपने डॉक्टर को बताएं, सूचित करें, ताकि आपके डॉक्टर आपकी पर्सनल हिस्ट्री और आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री वो जान करके और आपको सही डोज या फिर सही दवा प्रिस्क्राइब कर सकें, जिस भी दवा की ज़रूरत हो वो दवा आपको दे सकें। तो खास करके ऐसे लोग जिनको कि एपिलेप्सी की परेशानी, यानी कि जो सीजर डिसऑर्डर होता है, जिसको फिट्स भी कहते हैं, मिर्गी के दौरे अगर आते हो तो बता देना चाहिए डॉक्टर को। या फिर डायबिटीज़ हो, यानी कि शुगर की बीमारी हो, या फिर किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या कोई समस्या है, या फिर दिल की कोई बीमारी है, या फिर दिल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ग्लूकोमा है, तो ऐसे में डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से सूचित करें, क्योंकि क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि इस दवा के साथ में इंटरेक्ट कर सकती हैं, इस दवा के असर को कम या फिर ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है दूसरी दवा ले रहे हैं और आप अपने डॉक्टर को बता नहीं रहे हैं। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं ताकि डॉक्टर आपके जानते हुए आपके लिए सही दवा प्रिस्क्राइब करें, सही डोज प्रिस्क्राइब करें। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं या फिर अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, तो वो ये दवा लेने से पहले ज़रूर से, एकदम ज़रूर से अपने डॉक्टर से परामर्श करें। बिना परामर्श किए ये दवा लेना हानिकारक होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल फोबिया वगैरह में भी हो सकता है। बहुत सारे फोबियाज होते हैं, डर जो होता है कई सारी चीज़ों का, उनको दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको कि PTSD कहा जाता है, ऐसी समस्या में भी, ऐसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो PTSD क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि PTSD मतलब पहले कभी हमारे साथ में कुछ बुरा हुआ हो जिसकी वजह से वो हमारे जहन में, हमारी मेमोरी में बस गया हो, और वो कोई अच्छी मेमोरी ना हो, मतलब जो कुछ हुआ है हमारे साथ में पास्ट में वो अच्छा ना हो, तो जिसकी वजह से वो बार बार हमें परेशान करे, जिसकी वजह से हम परेशान रहे, उलझे रहें। तो ऐसे में भी हमें परेशानी आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम अपनी कंडीशन को सुधार सकें। और अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, दुष्प्रभावों के बारे में, कि क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और होते हैं तो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। तो बेशक साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, हर दवा के कुछ ना कुछ होते हैं, तो इसके भी हैं। देखिए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इस पर भी टाइम टू टाइम जो रिसर्च चलती रहती है, पता लगाते रहते हैं लोग। अब क्योंकि कुछ खास लोगों पे कुछ खास तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जिनको रेयर कहा जाता है, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट की इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है, अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, तो किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अब हम हर व्यक्ति से पूछ कर एक साइड इफ़ेक्ट तो यहाँ पे बताएंगे नहीं, लेकिन जो कॉमन होते हैं, जो आम होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसके इस्तेमाल से सुस्ती हो सकती है, नींद आ सकती है, नींद जैसा महसूस हो सकता है, या फिर मितली जैसा महसूस हो सकता है, मुंह में सूखापन हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है, पसीना ज़्यादा हो सकता है, चक्कर आ सकता है, थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, थोड़ा सा कपकपापन महसूस हो सकता है, कपकपी हो सकती है, और सेक्सुअल डिज़ायर में कमी आ सकती है, यौन इच्छा में कमी आ सकती है। कभी कभी को सोने में भी परेशानी आ सकती है, लेकिन ये तो खुद नींद लाने में मदद करती है, तो कभी कभी को हो सकती है परेशानी।
कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है कुछ चीज़, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है यानी कि कब्ज़ की परेशानी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है मतलब कि लिंग में तनाव की कमी हो सकती है, डिलेड एजैकुलेशन हो सकता है मतलब वीर्य निकलने में देरी हो सकती है, वीर्य स्खलन में देरी हो सकती है, और लिबिडो कम हो सकता है यानी कि यौन इच्छा में कमी आ सकती है, करने का मन नहीं करेगा। तो ये सब जो है इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये जो है टेम्परेरी होते हैं, आते हैं शुरू में, फिर धीरे-धीरे करके वो कम होते रहते हैं, फिर जो है वो डिसअपीयर हो जाएँगे। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चिंता कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर लें, या कोई आप में साइड इफ़ेक्ट लगातार बना रहे या कोई साइड इफ़ेक्ट सीवियर हो जाए, मतलब गंभीर हो जाए, तो भी आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें, या कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर आप देखें दवा के इस्तेमाल से तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएँ। बाकी जो मैंने आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये धीरे-धीरे करके चले जाते हैं, इनके लिए कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो क्योंकि ये टैबलेट्स हैं तो इनको बस निगलना होता है पानी के साथ में। किस टाइम पे इस्तेमाल करना होता है, तो ज़्यादातर डॉक्टर तो यही बताते हैं कि आप जो है रात को खाने के बाद सोने से पहले लें एक टैबलेट पानी के साथ में। 24 घंटे में मतलब कि एक टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो डिपेंड करेगा मरीज़ पे कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन कैसी है, तो कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज़ कम या फिर ज़्यादा करी जा सकती है। और इसी तरह से जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो भी मरीज़ पे डिपेंड करती है, मरीज़ कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहा है, तो वो डॉक्टर ही तय करेंगे या साइकियाट्रिस्ट तय करेंगे। हाँ, लेकिन इसको रोज़ाना एक ही समय पे लेना चाहिए, टाइम बना लेना चाहिए ताकि दवा बराबर मात्रा में मौजूद रहे शरीर में और अच्छे से काम कर सके। और कभी को अगर भूल जाएँ तो जैसे ही याद आए तुरंत ले लेना चाहिए है। लेकिन आपको डोज़ को डबल नहीं करना है इस तरह से कि अगर आप एक दिन भूल गए तो अगले दिन आपको याद आए तो आपने 2-2 ले लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। तो जब दूसरे डोज़ की बारी आए तो वो वाला डोज़ लीजिए, सिंगल डोज़ जैसे ले रहे हैं वैसे ही। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये दवा कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है काम करने का। तो ये एक SSRI ग्रुप में आने वाली दवा है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये दवा क्या करती है कि कुछ रीअपटेक को या फिर कुछ रिसेप्टर को इनहिबिट करने का काम करती है, ब्लॉक करने का, बंद करने का काम करती है, जो कि सेरोटोनिन के लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो एक तरह से ये दवा सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाने का काम करती है। सेरोटोनिन एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है, एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक हार्मोन होता है। तो अब जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है ना तो इससे मूड इंप्रूव होता है, मतलब मूड में बदलाव आता है, मूड अच्छा होता है, इससे खुशी का अनुभव होता है, इससे ऊर्जा और उमंग पैदा होती है, अच्छा महसूस होने लगता है। तो जो भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं उनके सिम्टम्स धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं और फिर पेशेंट को आराम मिलने लगता है। फिर चाहे वो डिप्रेशन हो या फिर एंग्जाइटी हो या फिर पैनिक डिसऑर्डर हो या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो या फिर PTSD हो या फिर फोबिया हो, तो उनके सिम्टम्स से उनसे आराम मिलने लगता है, रिलीफ महसूस होने लगता है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। और जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो इससे एक और केमिकल मैसेंजर यानी कि आप न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं इसको या फिर आप हार्मोन भी कह सकते हैं, तो एक और हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, उसका नाम होता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन का जब लेवल बढ़ता है ना तो इससे क्या होता है कि नींद आने लगती है, नींद अच्छी आती है और गहरी नींद आती है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी थी डेपिक्सोन 12.5 CR टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।